मॉर्निंग बच्चों, हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने अपवाह तंत्र और नदियों की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसके दूसरे टॉपिक भारत में अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आज हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में जानेंगे कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए सबसे पहले हिमालय की नदियों को जानते हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ये सभी नदियाँ लंबी हैं और इनमें अनेक सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिमालय की मुख्य 3 नदी तंत्र हैं। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के नज़दीक है। उद्गम यानी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से निकलकर सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती हुई दमचौक नामक स्थान से भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है। इस भाग में यह नदी एक सुंदर गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा आदि। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। पाकिस्तान के मिठान कोस के पास सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह दक्षिण की तरफ बहती है और आखिर में कराची के पूर्व की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की ढाल बहुत धीमी है। इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, जो गंगा नदी की लंबाई से अधिक है, किंतु इसका अधिकतर भाग पाकिस्तान में है, इसलिए गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सिंधु दुरोनी का 1/3 भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में स्थित है, यानी लगभग 30% भारत में और 70% पाकिस्तान में इसकी द्रोणी है। पाकिस्तान और भारत के बीच जल विवाद था, इसलिए 1960 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ था, उस समझौता के अनुसार भारत इस नदी का जल का सिर्फ 20% जल उपयोग कर सकता है और बाकी 80% पाकिस्तान उपयोग कर सकता है। भारत इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करता है। आइए इस इमेज द्वारा समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर तिब्बत का मानसरोवर झील है। इसी झील के नज़दीक से सिंधु नदी निकलती है। यह झील यहाँ पर कैलाश पर्वत है, इसी के बर्फ़ से पिघलने से बनी है। ये यहाँ से बहते हुए दमचौक नाम के स्थान पर, ये देखिए यहाँ पर, इसी दमचौक के पास से यहाँ भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में दाखिल हो जाती है। और यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है और ये देखिए जास्कर श्रेणी है। इन दोनों के बीच से बहती हुई यहाँ पर कारगिल और बलूचिस्तान होते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक गहरी गार्ज बनाती है, जिसे बुंजी गार कहते हैं। ये भारत का सबसे गहरा गार्ज है। अब यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए चिल्लास नाम के स्थान पर पहुँचती है। यहाँ से ये नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में दाखिल हो जाती है। ये देखिए, यहाँ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मिठान कोट पर पहुँचती है। अब यहाँ पर ये झेलम नदी है, जो शेषनाग झील से निकलती है, और ये चिनाब, ये रावी और ये ब्यास, ये तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। और ये सतलुज है। ये पांचों नदियाँ यानी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज इसी मिठान कोट पर सिंधु नदी से मिलती हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए कराची पहुंचती है और यहाँ से ये देखिए अरब सागर में
गिर जाती है। अब आइए गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमानी है। यहाँ से भागीरथी नदी या धारा निकलती है और यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम के बाद इसे गंगा नदी कहा जाता है। हरिद्वार के पास गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी इलाकों में आ जाती है। यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं और गंगा में मिल जाती हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो हिमालय के यमुनोत्री हिमानी या ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। अब हम उन सहायक नदियों के नामों को देखेंगे जो गंगा नदी के दाहिने और बाएं ओर से आकर मिलती हैं। दाहिनी ओर से आने वाली नदियां यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, केन और दक्षिणी टोस हैं। इसी तरह बाएं ओर से आकर मिलने वाली नदियां घाघरा, रामगंगा, शारदा, गंडक और कोसी हैं। घाघरा, गंडक और कोसी तीनों नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इन नदियों के कारण उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती हैं, जो भूमि को कृषि योग्य बनाती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि यानी भारत के मध्य से आने वाली मुख्य नदियाँ चंबल, बेतवा और सोन हैं। इनकी लंबाई कम है और इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। चंबल की सहायक नदी बनास है, जो अरावली पर्वतों से शुरू होकर इनमें मिल जाती है। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में छिरी गांव स्थित है, ये वहीं से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश, बिहार में पटना में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। गंगा में बाएं और दाहिने किनारे यानी उत्तर और दक्षिण की सहायक नदियों के मिलने से इसमें जल पूरी तरह भर जाता है और ये पूर्व दिशा में पश्चिमी बंगाल के फरक्का तक बहती है। यहाँ पर यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती है, जो दक्षिण की तरफ बहती हुई डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। डेल्टा का मैदान यानी नदी समुद्र या सागर में गिरने से पहले जो मैदान बनाती है उसे डेल्टा का मैदान कहते हैं। और इस नदी की दूसरी धारा यानी मुख्य धारा यानी मुख्य नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। यहाँ इस गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। जब गंगा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। इसके बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदियाँ बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा में सुंदरी पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसी पेड़ के नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरवन रखा गया है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। सिंधु और गंगा नदी के बीच अंबाला शहर जल विभाजक पर स्थित है। ये जल विभाजक क्या है? दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करने वाली जो उच्च भूमि या पहाड़ होता है उसे जल विभाजक कहते हैं। अब मानचित्र द्वारा समझते हैं। ये देखिए, यह भारत का उत्तराखंड राज्य है। यहाँ पर उत्तरकाशी जिला है। यहाँ पर गंगोत्री हिमालय है। यहाँ से भागीरथी धारा निकलती है और ये बहते हुए देवप्रयाग में यहाँ पर अलकनंदा से मिल जाती है। यहाँ पर से इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। सही मानों में देखें तो गंगोत्री भागीरथी का उद्गम स्थल है। यहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद में यहाँ पर यमुना नदी आकर इसमें मिलती है। यह गंगा के दाहिनी तरफ से इसके समांतर ऐसे बहते हुए आती है और यहाँ पर मिल जाती है। इस तरह ये देखिए, दाएं तरफ से ये चंबल नदी, ये बेतवा नदी, ये सोन नदी, केन नदी, ये सभी नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं।
ये सभी नदियाँ दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। इस तरह इधर देखिए गंगा के बाएं तरफ से आने वाली नदियाँ, ये देखिए शारदा नदी, ये घाघरा, ये गंडक और ये कोसी नदी, ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। इस तरह गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार पहुँचती है, जो दाएं बाएं की सभी सहायक नदियों के पानी से परिपूर्ण हो जाती है, यानी भर जाती है, जिससे इस क्षेत्र में बाढ़ अधिक आते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद गंगा नदी पश्चिमी बंगाल के पास फरक्का के पास पहुंचती है और यहाँ पर ये देखिए ये नदी दो भाग में बढ़ जाती है। ये देखिए एक भाग दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है जिसे हुगली कहते हैं, और ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और जो दूसरी नदी है मुख्य नदी है, ये बांग्लादेश में दाखिल हो जाती है। यहाँ पर इसका नाम पद्मा हो जाता है और ये आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यहाँ पर इसे एक और सहायक नदी मिलती है। इसके बाद ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के नज़दीक से निकलती है, जो सिंधु और सतलज नदी के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि सिंधु और सतलज का उद्गम भी मानसरोवर झील के नज़दीक से ही होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये अधिकतर भारत के बाहर हिमालय के समांतर पूर्व में बहती है। नामचा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी की यो अक्षर जैसा मोड़ बनाती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है। यहाँ पर ये गार्ज बनाती है। गार्ज यानी पर्वतीय क्षेत्रों में नदी आपर्दन या कटाव द्वारा गहरी और संकीर्ण घाटी बना देती है, उसे ही हम गार्ज कहते हैं। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इस नदी में मिल जाती हैं। ये सभी नदियाँ असम में पहुँचती हैं। इन्हें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का नाम दे दिया जाता है। तिब्बत शीत और शुष्क इलाका है, इसलिए ये जब भारत में दाखिल होती हैं तो इसमें जल और सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन जब ये भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में होकर गुजरती है तो नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्र यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है और यहाँ पर बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदी द्वीप क्या होता है इसे समझते हैं। जब नदी बहते हुए दो भागों में बढ़ जाती है और आगे जाकर ये फिर एक हो जाती हैं तो नदी के बीचों बीच उभरा हुआ एक भूमिखंड बन जाता है, उसे ही नदी द्वीप कहते हैं। असम के बाद बहते हुए ये बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती हैं, अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा है कि माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हर साल ये नदी वर्षा ऋतु में अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, यानी बाढ़ आ जाती है, जिससे असम और बांग्लादेश में अधिक नुकसान होती है। ब्रह्मपुत्र नदी बार बार अपने रास्ते में परिवर्तन लाती है, क्योंकि इसमें सिल्ट की निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब मानचित्र द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी की स्थिति को समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर भारत है और ये यहाँ पर तिब्बत। यहाँ पर मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है। यहाँ से ये हिमालय पर्वत के समांतर बहते हुए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है और ये देखिए असम में पहुँचती है, बांग्लादेश में पहुँचती है। यहाँ पर ये देखिए ये गंगा से मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आइए अब हम लोग हिमालय की नदियों की कुछ विशेषताओं को जानेंगे। भारत में हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए दोनों क्षेत्रों की नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ हम लोग हिमालय नदियों की कुछ विशेषताओं को जानेंगे। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इसमें सालों भर पानी रहता है, क्योंकि इन नदियों को वर्षा का जल तो मिलता ही है और साथ ही साथ
इसके अलावा ऊंचे पर्वतों से जो बर्फ़ पिघलती रहती है उससे भी जल मिलता रहता है। हिमालय की 2 नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र गार्ज का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं, यानी ये नदियाँ पर्वतों को काट कर गार्ज का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियाँ लंबी होती हैं, यानी ये नदियाँ अपने उद्गम स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये नदियाँ अपने रास्ते के ऊपरी भाग में तीव्र आपर्दन करती हैं, यानी यहाँ पर ये खड़ी या सीधी कटाव करती हैं। ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील और अनेक भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं, यानी ये नदियाँ अपने बाढ़ वाले मैदानों में निक्षेपण या जमाव का काम करती हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने हिमालय के नदी तंत्र और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।